हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूएनए एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के स्टूडेंट्स के बारे में। अगर आप गेट का एग्जाम देने वाले हैं तो आप गेट के एग्जाम में कैसे एक अच्छा रैंक अचीव कर सकते हैं। तो यहां पर बेसिकली हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि अच्छे रैंक की डेफिनेशन क्या है, अच्छे रैंक के लिए आपको कितने मार्क्स लाने होंगे एग्जाम में। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट से आप कितने मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं और एक्चुअल में किस सब्जेक्ट से आप कितना मार्क्स एग्जाम में अचीव कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। पहली इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आपको बोला, ये वीडियो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए ही है। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी वॉच कर सकते हैं, लेकिन मेनली ईसी वालों के लिए ही है। सेकेंड इंफॉर्मेशन, यहां पर मैं जनरल टिप्स डिस्कस नहीं करने वाला हूं कि आपको टेस्ट कब देने चाहिए, रिवीजन कब करना चाहिए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए, या गेट कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपको स्टार्ट से करना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको गेट प्रिपरेशन टिप्स में दे चुका हूं, जहां पर मैंने 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस की हैं। उस वीडियो को आप जरूर वॉच करिएगा, चाहे आप जल्दी जल्दी वॉच करिएगा, लेकिन वॉच जरूर करिएगा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये सारे पॉइंट्स आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आज मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करने वाला हूं, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी पे फोकस करने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहां पर सबसे पहले गुड रैंक जो आपको अचीव करना है, एक अच्छा रैंक जो आपको अचीव करना है, उसके लिए कितने मार्क्स आपको लाने होते हैं। देखो, अच्छा रैंक की डेफिनेशन क्या है। गुड रैंक की डेफिनेशन यही है कि आप एक टॉप के आईआईटी में, ठीक है ना, टॉप की ब्रांच में एडमिशन ले पाओ एमटेक में, या तो फिर आप पीएसयू सिलेक्शन अपना करवा पाओ, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। यही दो गोल होते हैं हमारे। तो अगर मैं दोनों गोल को साथ लेकर चलूं तो सबसे बेटर यही रहेगा कि आप अंडर 200 रैंक अचीव करो, ठीक है। उसमें आपकी चांसेस बहुत ज्यादा बन जाती हैं, जिसमें कि आप कोई ना कोई एक अच्छी चीज जरूर अचीव कर लोगे। लेकिन फिर भी अगर आप अंडर 500 तक भी अचीव कर लेते हो, फिर भी इंटरव्यू के साथ, रिटर्न के साथ आपकी चांसेस अच्छी बन जाती हैं, ठीक है। पीएसयू की चांसेस जरूर कम हो जाएंगी, लेकिन टॉप के आईआईटी में आप टॉप की ब्रांच जरूर अचीव कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप एक्टिव रहोगे ना एग्जाम देने के बाद, तो पीएसयू की चांसेस भी आपकी बनी रहेंगी। बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जो कि हमें पता ही नहीं चल पाते हैं, उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 500 तक रैंक अगर आपका आ जाता है तो आप एक अच्छी सिचुएशन में रहते हो। लेकिन अंडर 200 सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी आपके लिए। उसके नीचे जितना ले आओ और अच्छा है, अंडर 100 ले आओ, अंडर 50 ले आओ, ठीक है। तो यहां पर अगर हम डिस्कस करें मार्क्स के बारे में, तो कितना मार्क्स आपको अचीव करना चाहिए। देखो, मार्क्स के बारे में हम डिस्कस अगर करें ना, तो लास्ट 10 इयर्स का अगर मैं एवरेज लेकर चलूं, जो कि अगेन इस साल आपका चेंज भी हो सकता है, क्योंकि वो तो पेपर की डिफिकल्टी पर डिपेंड करता है। पेपर इजी आ गया तो मार्क्स बढ़ जाएंगे, पेपर डिफिकल्ट आ गया तो मार्क्स कम हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर मैं लास्ट 10 इयर्स का एवरेज लेकर चलूं, तो अगर आप 60 प्लस स्कोर करते हैं आउट ऑफ 100, तो आप एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन में आ जाएंगे। ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं बहुत ही अच्छी सिचुएशन, ठीक है। अंडर 200 वाली सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं। तो 60 प्लस मार्क्स ऑन एन एवरेज आपको स्कोर करना ही चाहिए अगर आप एक अच्छी सिचुएशन में आना चाहते हैं। तो यहां पर ये तो आपको क्लियरिटी मिल गई। इसके बाद अब अगर हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज, देखो टोटल आपके अगर आप काउंट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्चुअल में 10 सब्जेक्ट हैं। आप 11 भी बोल सकते हो। मैंने ईडीसी एनालॉग को एक साथ मेंशन कर दिया है, डिजिटल एंड माइक्रो प्रोसेसर को भी एक साथ मेंशन कर दिया है। तो आपको पता है आपके सब्जेक्ट क्या हैं, आपको सिलेबस का नॉलेज होना ही चाहिए अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो जितने भी आपके 10-11 सब्जेक्ट्स हैं, यहां पर अगर हम डिस्कस करें कि सब्जेक्ट वाइज कितना वेटेज होता है एग्जाम में, तो देखो यहां पर ध्यान से, अगर मैं डिस्कस करता हूं मैथ्स के बारे में, तो आपको पता है कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, फिक्स है यहां पर। इसके अलावा एप्टीट्यूड और इंग्लिश से भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 30 मार्क्स आपका इन दोनों से ही आता है। बाकी सब्जेक्ट्स में से वेरिएशन होता रहता है, ठीक है। कभी किसी में से ज्यादा आ गया, कभी किसी में से कम हो गया। लेकिन अगेन अगर मैं लास्ट 10 ईयर्स का एक एवरेज लेकर चलूं, चेंज हो सकता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो आप लगभग यहां पर 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं सिग्नल सिस्टम से,
कम्युनिकेशन से आप 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं। नेटवर्क थ्योरी से आप यहां पर एक्सपेक्ट करते हैं 7 to 9 मार्क्स। और इसके अलावा आप ईडीसी एनालॉग से 20 से 24 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं। कंट्रोल सिस्टम से भी 7 to 9 मार्क्स, डिजिटल एंड माइक्रो प्रोसेसर से भी 7 to 9 मार्क्स और ईएमएफटी से भी 7 to 9 मार्क्स के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोअर लिमिट को भी काउंट करते हैं, देखो 15, 15, 30 मैथ्स और एप्टीट्यूड को तो अभी साइड में रखो, 70 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं यहां पर बाकी बचे सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आप लोअर लिमिट को भी काउंट करते हैं तो 8 + 10 18 + 7 25 + 20 कितना हो गया 45 + 7 52 59 और ये हो गया आपका 66 मार्क्स हो गए। अपर लिमिट आपकी 72 73 तक जा रही होगी, तो यही आपका एक एवरेज बनकर आता है हमेशा। ठीक है, तो ये जो आपके मार्क्स हैं, अब यहां पर हमें ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट में से आप कितना मार्क्स अचीव कर सकते हो, फिर आपकी सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो यहां पर अगर मैं आपके साथ स्टार्ट में ही डिस्कस करूं, लास्ट में आप खुद ही समझ पाओगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला था। तो देखो, आप यहां पर सिग्नल सेंस सिस्टम में से आप बड़े आराम से 5 मार्क्स to 6 मार्क्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहां पर ना 60+ की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं 80+ की बात नहीं कर रहा हूं, ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, तो 5 to 6 मार्क्स तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हम एक ही ले लेते हैं, चलिए हम यहां पर 6 ही ले लेते हैं। और यहां पर कम्युनिकेशन में से आप बड़े आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो यहां पर 6 मार्क्स तक। देखो यहां पर मैं लोअर लिमिट लेके चलूं अगर, तो आप 8 में से 6 सिग्नल्स में से एक्सपेक्ट कर सकते हो, कम्युनिकेशन में से 10 में से 6। इसके अलावा ये जो आपका नेटवर्क थ्योरी है, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल और ईएमएफटी, जिसको मैंने 7 to 9 लिखा है, टोटल हमारा 66 हुआ था ना लोअर लिमिट पे, तो मैं सबको 8 8 8 8 मान लेता हूं और मैं सबकी लोअर लिमिट ही लेकर चल रहा हूं। ठीक है, तो लोअर लिमिट में से 8 में से 6 आप सिग्नल्स में से एक्सपेक्ट कर सकते हो, 10 में से 6 कम्युनिकेशन में से। इसके अलावा नेटवर्क थ्योरी 8 अगर है आपका, तो आप 6 मार्क्स ऑलवेज एक्सपेक्ट कर सकते हो नेटवर्क थ्योरी में से। और इसके अलावा ईडीसी एंड एनालॉग, अगेन ये भी थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो यहां पर मैं ज्यादा मार्क्स नहीं लेके चलूंगा, 12 मार्क्स तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहां से। और इसके अलावा कंट्रोल की बात की जाए तो कंट्रोल में से भी आप एटलीस्ट बोल रहा हूं 6 मार्क्स एक्सपेक्ट करते हो अगर 8 मार्क्स का आता है तो। इसके अलावा डिजिटल एंड माइक्रो प्रोसेसर, यहां से अगर आप 5 मार्क्स भी अचीव करते हो तो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए, उससे ज्यादा तो अचीव करो। और इसके अलावा ईएमएफटी, देखो ईएमएफटी ऐसा है कि हर कोई सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट मान के चलता है, कुछ लोगों की थॉट अलग भी हो सकती है, कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है, लेकिन ईएमएफटी जनरली अगर मैं बात करूं सभी को टफ ही लगता है। तो यहां पर मैं बहुत ही कम मार्क्स लेके चल रहा हूं, आउट ऑफ 8 मैं सिर्फ 4 मार्क्स लेके चल रहा हूं। और यहां पर एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश एंड मैथ्स, देखो यही होते हैं आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट। मैथ्स में ना आपका 10 to 12 मार्क्स हर हाल में आना ही चाहिए, यहां पर मैं एक रेंज लेके चल रहा हूं। और एप्टीट्यूड और इंग्लिश में, इसमें भी आपका 10 मार्क्स के आसपास बनना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं, मैथ्स और एप्टीट्यूड, तो 20 मार्क्स आप यहां से एटलीस्ट लेकर आओ अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो देखो मैंने कितने कम मार्क्स लिए हैं, सिग्नल्स में से 8 में से 6 लिए हैं, कम्युनिकेशन में 10 में से 6, बाकी जो 7 to 9 थे मैंने सबको 8 माना है, तो नेटवर्क में 8 में 6 लिए हैं। यकीन मानो नेटवर्क और कंट्रोल आपके दो ऐसे सब्जेक्ट है ना जहां से आप 100% मार्क्स हमेशा एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, यहां पर अगर मैंने 16 लिखा है तो आप 16 आउट ऑफ 16 भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेटवर्क और कंट्रोल में से क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, बहुत रेयरली ऐसा होता है किसी साल में कि एक आध क्वेश्चन बहुत टफ आ गया जो किसी से नहीं बना, अदरवाइज नेटवर्क और कंट्रोल फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, और यहां पर देखो ईडीसी एनालॉग में से मैं 20 मार्क्स में से जो मैंने लोअर लिमिट ली है उसमें से मैंने सिर्फ 12 ही लिए हैं, क्योंकि ये टफ सब्जेक्ट है, इसमें से कुछ क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट आते हैं जो किसी से नहीं बनते। इवन कम्युनिकेशन में भी यही होता है, आपके 4 मार्क्स मैंने कम किए हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो नहीं बनते हैं आपसे, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर, देखो कई बार बहुत इजी आ जाता है डिजिटल, लेकिन कई बार डिजिटल में से एक आध क्वेश्चन ना बहुत टफ आ जाता है, दैट्स व्हाई मैंने 8 में 5 ही लिया है। और ईएमएफटी मैंने बहुत कम लिया है, 4 मार्क्स।
तो यहां पर अगर आप काउंट करोगे ना इसको, तो 6 6 12 18 12 30 36 5 41 45 और अगर 10 10 ही लेकर चलूं तो 20 65, फिर भी आपका 60 से 5 मार्क्स ज्यादा है। आप समझ रहे हो पॉइंट को? यहां पर अभी भी पॉसिबिलिटी कि आप यहां 1 मार्क्स कम कर लो, ईएमएफटी में एक और कम कर लो, ईडीसीआई लॉग में 1 आध मार्क्स और कम कर लो, ठीक है। तो आप समझो 100 में 60 लाना मतलब 40 मार्क्स आपके पास है लूज करने के लिए। तो 60 प्लस लाना इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आपकी राइट स्ट्रेटजी होती है। तो यहां पर अब हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज सीक्वेंस क्या होना चाहिए, जो आज के वीडियो का मेन मोटिव है। देखो होता क्या है, बहुत लोगों की ये थॉट होती है या बहुत लोग बोलते हैं कि सबसे इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप स्टार्ट में बहुत ज्यादा टाइम लेते हो तो आपका इजी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत टफ सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, इससे आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो। दोनों ही बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, यकीन मानो। सब्जेक्ट का सिलेक्शन इजी या टफ से नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग सब्जेक्ट का सिलेक्शन आपका होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर बाकी के बहुत सारे सब्जेक्ट आपके डिपेंड करते हैं। तो यहां पर आपको यह पॉइंट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपके इंटायर सिलेबस में एक्चुअल में हर एक ब्रांच के लिए तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे बाकी के सारे सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। और हमारी थॉट क्या होती है, हम सोचते हैं पहले हम टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पहले हम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अरे मैथ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स का आता है, फाइनाइट सिलेबस है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है सिलेबस, ठीक है ना। जितना टाइम आपको इनको लगेगा उतना ही मैथ्स को लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो आपका एक फाइनाइट सिलेबस है, आप मैथ्स से स्टार्ट लो। मैथ्स से स्टार्ट लेने का रीजन क्या है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की ही बात करूं, देखो मैथ्स में जो जो कंसेप्ट आप पढ़ते हो, मेन कंसेप्ट की अगर बात करूं, मैट्रिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे के सारे ना आपके कहीं ना कहीं अदर सब्जेक्ट्स में यूज होते हैं। मैट्रिक्स आप देखते हो लगभग हर एक सब्जेक्ट में यूज होता है। इसके अलावा अगर आप इंटीग्रेशन की बात करोगे, डिफरेंशिएशन की बात करोगे, वो भी आपका बहुत सारे सब्जेक्ट में यूज होगा। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं आपको एक एग्जांपल ही दे देता हूं। नेटवर्क थ्योरी में जब आप ट्रांजिएंट स्टडी करते हो, जब आप सेकंड ऑर्डर आरएलसी सर्किट जब आप पढ़ते हो, ट्रांजिएंट इन आरएलसी सर्किट, तब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट यूज होता है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है, क्यों? क्योंकि मैथ्स अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, या जो कॉलेज का पढ़े थे वो भूल चुके हैं। तो इस पॉइंट को समझो, जब आपको पता है कि मैथ्स के कंसेप्ट इतने सारे सब्जेक्ट में यूज होने हैं और साथ ही साथ मैथ्स 15 मार्क्स का है, तो हम मैथ्स से ही स्टार्ट क्यों ना करें, ठीक है। अगेन फिर एक और थॉट है, एक थॉट और क्या है आपकी, कि कभी भी एक सब्जेक्ट से स्टार्ट मत करो। होता क्या है, जब आप सुबह से शाम तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो ना, तो आप थोड़ा सा बोर फील करने लगते हो। देखो आज के जो लाइफस्टाइल है ना हमारा, मन लगा पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ही सबसे ज्यादा आपको काम करना होता है आज की डेट में। तो आपको ना 2 सब्जेक्ट एक साथ चलाने चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं लेने चाहिए वरना मिक्स हो जाता है। 2 सब्जेक्ट आप एक साथ लो। तो 2 सब्जेक्ट जो आपके स्टार्टिंग के होने चाहिए वो आपके होने चाहिए मैथमेटिक्स और सिग्नल। तो यहां पर सिग्नल की मैं क्यों बात कर रहा हूं, देखिए सिग्नल एंड सिस्टम जो होता है ना आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथ्स के बाद स्टार्टिंग के लिए। क्योंकि देखो अगर आप बात करते हो फोरियर ट्रांसफॉर्म की, फोरियर ट्रांसफॉर्म आप पढ़ते हो सिग्नल एंड सिस्टम में, ठीक है। इस पॉइंट को समझना, कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको हर एक सिग्नल की बैंडविड्थ निकालनी होती है, जिसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, टाइम टू फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वर्जन, जिसके लिए क्या चाहिए होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। और फोरियर ट्रांसफॉर्म कहां पढ़ते हो, सिग्नल एंड सिस्टम में। तो पूरा कम्युनिकेशन जो है ना उस पे फोरियर ट्रांसफॉर्म की इंपॉर्टेंस बहुत है। और जो आप पढ़ रहे हो सिग्नल एंड सिस्टम, अगेन अगर आप बात करते हो कंट्रोल सिस्टम की, तो कंट्रोल सिस्टम में आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए, साथ ही साथ सिस्टम चाहिए, सिस्टम का बेसिक्स चाहिए, वो आप कहां पढ़ते हो, सिग्नल एंड सिस्टम में। तो जो आपका सिग्नल एंड सिस्टम है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा जो सिग्नल एंड सिस्टम के जो और भी ऑपरेशन है, जो कंसेप्ट है ना, वो अदर सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं यूज होते रहते हैं। तो आपको स्टार्ट ऑलवेज मैथ्स और सिग्नल से लेना चाहिए। और लेट सपोज अगर आप दिन में 5 आवर्स 6 आवर्स भी देने वाले हो सकता है उससे ज्यादा दे पा रहे हो सकता है उससे कम दे पा रहे हो, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग दोनों के लिए टाइम सेट कर लेना चाहिए। और इस तरह से टाइम सेट करो डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से। देखो सबकी डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है और हर एक स्टूडेंट को वो अलग अलग भी फील होती है। तो अपने अकॉर्डिंग आप सेट करो और इस तरह से सेट करो कि दोनों सब्जेक्ट आपके लगभग एक साथ खत्म हो जाए।
ठीक है। और मैथ्स में कोशिश करो कि वो टॉपिक पहले पढ़ लो जिनकी इंपॉर्टेंस अदर सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा है। वैसे तो पूरा सब्जेक्ट ही फिनिश कर लो, लेकिन सीक्वेंस ऐसा रखो, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक हैं और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी हैं, ठीक है। तो ऑर्डर आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो यहां पर स्टार्टिंग के 2 सब्जेक्ट ये रखो। और एक पॉइंट और है, जो मैंने बोला 5 to 6 आवर्स आप एटलीस्ट पढ़ सकते हो। देखो हर किसी के लिए अलग अलग होगा ना। हो सकता है कि कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो उसके पास इतना टाइम शायद ना हो सकता है किसी ने ड्रॉप लिया हो, उसने कोचिंग भी पहले से कर रखी हो, तो उसके पास 8 to 9 आवर्स भी हो सकते हैं। लेकिन आप जितना भी टाइम दो, एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि आपको अपनी नींद बहुत अच्छे से लेनी है, ठीक है। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि आप 4 to 5 मंथ तो मैनेज कर सकते हो, रात को सिर्फ 3-4 घंटे सो जाओ, 5 घंटे सो जाओ। ऐसा बिल्कुल गलत है। देखो जो गेट है ना, वो रटने वाला एग्जाम नहीं है आपके लिए। गेट में आपका माइंड चलना चाहिए। तो आपका माइंड जितना रिलैक्स होगा ना, भले आप 1 घंटा कम पढ़ लो, भले आप 1 घंटा कम कोचिंग में क्लास अटेंड कर लो, ठीक है, माइंड जितना आपका रिलैक्स होगा उतना अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे, उतने अच्छे से आप प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर पाओगे, उतना अच्छे से आप कंसेप्ट को समझ पाओगे। तो 6 to 8 आवर्स की नींद आपको ऑलवेज लेनी है, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है। उसके साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करो। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, बाकी अदर एक्टिविटीज को छोड़ दो, लेकिन नींद जरूर लो अपनी। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। तो अपने अकॉर्डिंग आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। तो मैथ्स और सिग्नल्स, ये 2 स्टार्टिंग के सब्जेक्ट अच्छे से कर लेने के बाद आपको फिर क्या करना चाहिए। देखो जैसे मैंने बोला कि सिग्नल्स पे, मैथ्स पे तो लगभग हर एक सब्जेक्ट डिपेंड करता है, लेकिन सिग्नल्स पे कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा ही डिपेंड करता है। तो चूंकि अभी अभी आपने सिग्नल स्टडी कर लिया है ना, तो जो आपका नेक्स्ट 2 सेट होना चाहिए वो होना चाहिए कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क थ्योरी। देखो कम्युनिकेशन एक बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट से अगर आप कंपेयर करते हो, लेट्स सपोज अगर आप नेटवर्क से कंपेयर करो तो डबल है जस्ट। तो कम्युनिकेशन में आपको थ्योरी भी बहुत ज्यादा पढ़नी होती है और आपको न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करने होते हैं, जबकि नेटवर्क थ्योरी मेनली आपका न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, आपको प्रॉब्लम ही ज्यादा सॉल्व करनी होती है। तो इसलिए मैंने ये 2 सेट चुना है, ताकि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा मन नहीं लग रहा, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। इस तरह से आप ये 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चल सकते हो। यहां पर कोशिश ये करो कि कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो। अगर आप 6 आवर्स दे रहे हो तो कम्युनिकेशन में कोशिश करो 4 आवर्स दो, नेटवर्क में 2 आवर्स दो, तभी आपके ये दोनों सब्जेक्ट एक साथ फिनिश हो पाएंगे। लेकिन अगेन ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। मैं तो यहां पे जस्ट सब्जेक्ट की लेंथ वाइज बात कर रहा हूं। हो सकता है किसी को नेटवर्क में केवीएल, केसीएल, नोडल, मैश, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इनमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती हो कि वो उससे होता ही ना हो, तो उसको बहुत टाइम देना पड़ेगा उस स्टूडेंट को इन चीजों में। तो वो टाइम जो होगा वो आपके अकॉर्डिंग होगा। कोशिश करो कि ये दोनों सब्जेक्ट एक साथ फिनिश हो जाएं। बहुत लोगों की थॉट होती है कम्युनिकेशन को काफी एंड में पढ़ेंगे। जब आपने सिग्नल पढ़ लिया है तो सिग्नल के बाद अगर कम्युनिकेशन पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा ना। फिर अगर थोड़ा लेट पढ़ोगे तो सिग्नल को भी दोबारा भूल जाओगे, ठीक है। तो सिग्नल के बाद कम्युनिकेशन और नेटवर्क स्टार्ट करो और कोशिश करो दोनों आपके एक साथ फिनिश हो जाएं। देखो नेटवर्क को चुनने का एक और रीजन है, जब तक आपका नेटवर्क नहीं होगा ना, एनालॉग सर्किट आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि एनालॉग सर्किट्स, नाम में ही सर्किट्स हैं, वहां पर आपको सर्किट सॉल्व करने होते हैं और वो तरीका आप सीखते हो नेटवर्क थ्योरी में। इसलिए सब्जेक्ट का सीक्वेंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान रखना आप। इसके अलावा आप देखो नेक्स्ट जो आप सेट उठाओगे वो आप उठाओगे ईडीसी एंड एनालॉग। ईडीसी एनालॉग दोनों को मैंने एक ही साथ लिखा है। एक्चुअल में ईडीसी ना थोड़ा सा थ्योरिकल पोर्शन है, उसके बाद मेनली आपको एनालॉग सर्किट पे ही फोकस करना होता है, उसके बाद दोनों मिक्स ही हो जाते हैं ईडीसी और एनालॉग। तो यहां पर आप समझो स्टार्टिंग में आप थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ोगे, तो उसके साथ आप एक अगेन जहां आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़े ऐसा सब्जेक्ट लो। तो यहां पर आप ले लो कंट्रोल। कंट्रोल में भी थोड़ी बहुत थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, डेरिवेशंस भी हैं, लेकिन मेनली वहां पर भी आपको न्यूमेरिकल ही सॉल्व करने हैं। और डेरिवेशन भी है ना जो इंटरेस्टिंग है, मैथमेटिकल डेरिवेशन से आपको मजा आएगा। तो ईडीसी, एनालॉग और कंट्रोल सिस्टम ये आप एक साथ लो, मींस ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट। यहां पर जब आप ईडीसी पढ़ रहे हो, जब स्टार्टिंग की थ्योरी पढ़ रहे हो, तो दोनों को इक्वल टाइम दे दो, ईडीसी और कंट्रोल को। और इसके बाद जैसे ही आप एनालॉग सर्किट या जब सर्किट की तरफ मूव कर जाओ, तो फिर आप ना एनालॉग सर्किट्स को ही ज्यादा टाइम दो, कंट्रोल सिस्टम का टाइम बहुत कम कर दो। उसका रीजन ये है कि जो आपका ईडीसी एनालॉग है ना वो इतना ज्यादा लेंथी है, इतना ज्यादा लेंथी है ना,
कि आप मान सकते हो कंट्रोल सिस्टम के 2.5 टाइम्स के इक्वल होगा, आप 3 टाइम्स भी मान सकते हो, डिफिकल्टी लेवल अगर आप इंक्लूड कर लो इसकी तो, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और लेंदी भी है। तो आप एनालॉग का टाइम थोड़ा ज्यादा रखो और कंट्रोल का टाइम कम रखो और दोनों को आप पढ़ते चले जाओ। यहां पर कंट्रोल फिर भी आपका फिनिश हो जाएगा और एनालॉग फिनिश नहीं हो पाएगा, यकीन मानो। तो इसके बाद आप क्या करो, डिजिटल एंड माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर तो बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है, उसको आप पढ़ लेना जल्दी से। डिजिटल स्टार्ट कर दो आप, ठीक है, साथ ही साथ एनालॉग के। देखो डिजिटल जो है ना, वो एक पढ़ने में तो बहुत इजी लगता है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी टफ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको इजी वे में पढ़ो जरूर, लेकिन कोशिश करो कि थोड़ी थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी साथ साथ में सॉल्व करते चलो, ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो डिजिटल पढ़ने में आपको मजा आएगा एनालॉग के साथ। एनालॉग थोड़ा टफ है, डिजिटल बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए पढ़ने के लिए। तो एनालॉग और डिजिटल आप अच्छे से स्टडी कर लो, और जब तक आपका डिजिटल फिनिश होगा आपको इस तरह से अपना शेड्यूल सेट करना है कि एनालॉग भी आपका फिनिश हो जाए। देखो यहां पर मैं रिवीजन की बात या टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, अगेन उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है गेट प्रिपरेशन टिप्स वाली, उसको आप वॉच कर लो। यहां पर आप नेक्स्ट देखो, जब आप यहां तक पहुंच जाओगे कंप्लीटली, उसके बाद फिर आपकी बारी आती है ईएमएफटी की। देखो जब आप ईएमएफटी की बात करते हो ना, अभी मैं एप्टीट्यूड और इंग्लिश की बात नहीं करने वाला हूं, ईएमएफटी की जब आप बात करते हो, आपका लास्ट सब्जेक्ट है अभी ये, तो उसको अकेले मत पढ़ो, ईएमएफटी थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो जब आप ईएमएफटी पढ़ रहे हो तो पुराना कोई सब्जेक्ट जो आपको लगता है वीक रह गया हो उसका रिवीजन ले लो, उसके ऊपर अगर लगता है और प्रॉब्लम की जरूरत है तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, या साथ साथ में टेस्ट देते चलो कुछ भी करो, बट ईएमएफटी के साथ आप कुछ ना कुछ शेड्यूल अपना और जरूर रखो। ईएमएफटी को आराम से पढ़ो, ठीक है, आपको ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि टेंशन लेनी है, ठीक है। अगर आपके पास सही कंटेंट होगा तो आप ईएमएफटी को भी बहुत अच्छे से समझ पाओगे। आप ऐसा भी कर सकते हो कि ईएमएफटी को थोड़ा ऊपर ले जाओ, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टफ है, मुझे 2 या 3 बार रिवीजन की जरूरत होगी, तो आप ऊपर भी ले जा सकते हो थोड़ा सा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा एंड में पढ़ते हो ना, तो आपकी मेमोरी में बहुत ज्यादा अच्छे से रहता है, ठीक है, ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखो। और ये बात भी है कि आप सब्जेक्ट एंड में पढ़ो स्टार्ट में पढ़ो, आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट का आपको 2 to 3 टाइम्स रिवीजन के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। देखो कुछ रिवीजन आपके बहुत क्विक होंगे जो कि शॉर्ट नोट्स पे डिपेंड करेंगे, कुछ रिवीजन आपके पूरे के पूरे होंगे फिर से, तो वो सारी स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर एक और पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, बहुत लोगों की एक और थॉट होती है कि हम ये पूरे सब्जेक्ट पढ़ने की जगह, जैसे मान लो ईएमएफटी टफ है या एनालॉग टफ है, तो हम 5 to 6 सब्जेक्ट को अच्छे से करके चले जाएं, या 6 to 7 सब्जेक्ट को अच्छे से करके चले जाएं, उसमें से भी तो 80 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए मान लो, ठीक है, 80 मार्क्स का हम अच्छे से करके चले जाएं, 20 मार्क्स हम छोड़ दें जो हमें टफ लगता है, तो 80 में से तो हम 60 या 65 ले आएंगे अगर हम बहुत अच्छे से पढ़ के गए तो। आप एक बात को समझो, ठीक है, जो फर्स्ट रैंक भी आता है ना इसी में, उसका अगर मैं एवरेज लेके चलूं तो अराउंड 80 मार्क्स, 78, 80 मार्क्स, 82 वही एवरेज जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप समझो कि जो फर्स्ट रैंक है वहां पर भी आपके 18 से 20 मार्क्स 22 मार्क्स नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किसी से भी नहीं होते। लेट सपोज जिन सब्जेक्ट्स को आप बहुत अच्छे से करके गए, उसमें से कुछ ऐसे टफ क्वेश्चन आ गए जो किसी से भी नहीं हुए, आपसे भी नहीं होंगे फिर, ठीक है। और जो सब्जेक्ट आप छोड़ के चले गए ये सोच के कि वो तो टफ हैं और मैं बाकी सब्जेक्ट से अच्छे मार्क्स ले आऊंगा, और उनमें से जस्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम आ गई और आपने उनको टच ही नहीं किया था, ठीक है ना, उससे ज्यादा खराब सिचुएशन आपके लिए नहीं होगी, आप ये समझ सकते हो। तो हमेशा ध्यान में रखो, आपको किसी भी सब्जेक्ट में ओवर स्टडी नहीं करनी है, ठीक है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, गेट के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही, प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम को समझते हुए ही स्टडी करनी है और सारे ही स्टडी करनी है। इस तरीके से आपको अपना टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा कि आप सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इस पॉइंट को ध्यान रखो, अलग अलग एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, तो गेट के एग्जाम के अकॉर्डिंग आप सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से स्टडी करके जाओ। लास्ट अगर मैं अब डिस्कस करूं एप्टीट्यूड और इंग्लिश के बारे में, तो ये पॉइंट आपको यहां पर अब समझना होगा कि जो आपका एप्टीट्यूड और इंग्लिश वाला पोर्शन है ना, देखो हर किसी की थॉट अलग हो सकती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है
कि इसके लिए आपको ओवर प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। सिलेबस इनफिनाइट जरूर है, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन आपको ओवर प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। एप्टीट्यूड और इंग्लिश एक ऐसा पोर्शन है कि बहुत लोग बिल्कुल बहुत कम पढ़ाई करके भी 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर लेते हैं, और बहुत लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी 15 में 4 या 5 अचीव करते हैं। ऐसा होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखो। वो आपका ना आपके माइंड पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन को पढ़ के जो आपको क्लिक करता है ना, स्पेशली रीजनिंग एंड क्वांट में, तो वो उसी चीज पर ही डिपेंड करता है कि आपका माइंड किस तरह से रिएक्ट कर रहा है उस टाइम। लेकिन फिर भी आपको इसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट जरूर करना चाहिए। 15 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप या तो स्टार्ट से ही, ठीक है, जब एग्जाम को 2 to 3 मंथ्स रह जाए, ठीक है, 3 मंथ्स रह जाए, स्टार्ट से नहीं बोलूंगा, स्टार्ट तो हम 6 to 8 मंथ्स पहले ही करेंगे, लेकिन एग्जाम को जब 3 मंथ रह जाए तो आप रोज का हाफ एन आवर, एक्स्ट्रा हाफ एन आवर रात को अपना अलग से रख दिए कि आपको एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा बहुत आपको देखना है। वैसे सही स्ट्रेटजी क्या होगी, जो आप हाफ एन आवर भी दोगे ना, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि स्टार्ट में आप ये देख लो कि लास्ट 10 ईयर 12 ईयर्स के जो पेपर हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं एप्टीट्यूड और इंग्लिश में से। आप उन्हें सॉल्व करके देखो, बिना कोई एफर्ट लगाए, बिना कोई तैयारी किए पहले। आप देखो आपसे कितने बनते हैं। हो सकता है बिना किसी प्रिपरेशन के, क्योंकि आपने अपने कॉलेज लेवल पे भी पढ़ी हुई हैं वो चीजें। इस पॉइंट को ध्यान रखो, जब आप कैंपस के लिए भी प्रिपरेशन करते हो तब भी आपने वो चीजें पढ़ी हुई हैं, और इतना टफ लेवल का नहीं आता है गेट में एप्टीट्यूड और इंग्लिश। तो आप देखो लास्ट 10 ईयर्स में से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे बन गए हैं बिना कोई एफर्ट किए। अगर आपसे लगभग 80 to 90% बन जाते हैं तो फिर थोड़ी सी ये एफर्ट भी बहुत होगा। लेकिन आपको लगता है कि थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो रही है, तो आप ये देख लो 10 ईयर्स के पेपर में से कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे टाइम एंड वर्क है, उसमें से अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर में 4 to 5 टाइम्स आया हुआ है, या इंग्लिश में मान लो सेंटेंस में एरर पता करो, इसमें से क्वेश्चन हर बार आया हुआ है, तो ऐसे टॉपिक आइडेंटिफाई करो। और जो आपको वैसे भी लगता है कि इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, लाइक टाइम एंड वर्क आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, ट्रेन वाले क्वेश्चन आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, आप अपने फ्रेंड से भी डिस्कस कर सकते हो, उनको आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस उनके लगा लो, प्रैक्टिस में ले आओ, इतना मोर देन इनफ है। ठीक है, हाफ एन आवर 2 to 3 मंथ्स पहले आप दोगे, बस इतना ही आपको करना है, उससे ज्यादा आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन सबकी अपनी सोच होती है और आपको अपनी सोच को हमेशा बैक करना है। लेकिन अगर आपको कहीं से सही एडवाइस मिले तो उसके बारे में एक बार थिंक जरूर करना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहां पर ये आपका कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी थी। आई होप आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिली होगी। तो मैं फिर से लास्ट में यही पॉइंट रिपीट करूंगा कि सीक्वेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो सीक्वेंस को जरूर फॉलो करिएगा। तो आज की वीडियो में यही स्टॉप कर रहे हैं हम, और अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। अगर आप ये चाहते हो कि हम ये सारी चीजें लाइव डिस्कस करें तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो, मैं जरूर लाइव आऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।